हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हम बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सभी टेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं आज के इस क्लास को। और डियर, आपको क्विज क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट में देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन, स्वास्थ्य विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। तो प्राइमरी लेवल के लिए बताना है, प्राइमरी लेवल के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा फर्स्ट आंसर, बाल मनोविज्ञान। देखिए, बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की एक हम कह सकते हैं शाखा है, जिसमें हम बच्चों के व्यवहार, बच्चों की समस्याओं, उनके सभी कारणों का अध्ययन करते हैं जिसका प्रभाव बच्चे के बिहेवियर पर या डेवलपमेंट पर पड़ता है। ठीक है। और बाल मनोविज्ञान में जन्म के पूर्व काल से लेकर उसके किशोरावस्था तक का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें उपयोगिता की, इसकी महत्व क्या है? देखिए डियर, जब एक टीचर को बच्चे के साइकोलॉजी का ज्ञान हो जाता है ना, बच्चे के स्वभाव को समझने में उपयोगी होता है। एक तो बाल मनोविज्ञान बच्चे के डेवलपमेंट को समझ सकता है एक टीचर, है ना। और बाल मनोविज्ञान के ज़रिए बच्चों के स्वभाव और विकास को समझने के बाद उसको जो है किस तरह से टीचर को बच्चे को एक टीच करना है, शिक्षित करना है, उसकी जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है। तो टाइम टू टाइम उसको डायरेक्शन देनी पड़ती है। एक टीचर को बच्चों को उसकी रुचियों को समझ कर ही जो है उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? बाल कल्याण, मनोविश्लेषण, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या शिक्षा दर्शन। तो किसको शामिल नहीं किया जा सकता बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत? तो देखिए, बाल कल्याण को तो शामिल हम करेंगे, मनोविश्लेषणवाद को भी और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को भी, लेकिन शिक्षा दर्शन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट है, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान या भूगोल। तो देखिए, बच्चों के स्वभाव को समझने के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना ज़रूरी है, जिसके जरिए बच्चों के व्यवहार के अध्ययन के बाद स्कूल और घर का जो एनवायरनमेंट है उसको बच्चों के अनुकूल, उसके अकॉर्डिंग बनाने में सहायता मिल सके। और बाल मनोविज्ञान जो है बच्चों के व्यवहार, उसके कारणों के बारे में बताता है, इसलिए बच्चों की आदतों, व्यवहार में सुधार करने में जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है। और बाल मनोविज्ञान के ज़रिए बच्चे के पर्सनैलिटी का अध्ययन करके उसके फ्यूचर के बारे में, उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसको बेटर भविष्य के लिए जो है सलाह दी जा सकती है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा बाल मनोविज्ञान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का या बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। तो देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी में जो है अध्ययन किया जाता है, जैसे कि मैंने कहा है, इसमें ये मनोवैज्ञानिक जो है क्रो एंड क्रो, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि जिसमें बच्चे के जन्म के पूर्व काल से लेकर यानी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो ये डेफिनेशन जो दी है क्रो एंड क्रो ने दी है, बाल मनोविज्ञान को डिफाइन किया है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी का जो अध्ययन है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है डियर, ठीक है, ये डेफिनेशन में बताया गया था कि सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए वैसे तो प्राथमिक शिक्षक के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन, माध्यमिक शिक्षक के लिए भी, क्योंकि किशोरावस्था तक करते हैं ना, तो इसके लिए तो ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए,
माध्यमिक शिक्षक के लिए ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाल्यावस्था मतलब शैशवावस्था के बाद आती है बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था के बाद आती है किशोरावस्था, मतलब किशोर मतलब जो होते हैं टीनेज में बच्चे होते हैं जो माध्यमिक स्तर पर होते हैं, ठीक है। उस लेवल में बच्चों के स्वभाव को समझना बहुत मुश्किल होता है, उनके व्यवहार को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी वजह से एक टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उनको टीच कर पाएगा, ठीक है डियर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है जिसके लिए आवश्यक है वो है माध्यमिक शिक्षक के लिए। तो फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, या बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। तो बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। तो देखिए, एक बच्चे के चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर उसके फ्यूचर के बारे में तो हम जो है पूर्व कथन लगा सकते हैं, डिफाइन हम कर सकते हैं कि उसका भविष्य कैसा होगा, और उसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं। मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी की जब नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। बाल निर्देशन में सहायक है, उसके व्यक्तित्व विकास को समझने में भी उपयोगी है, लेकिन शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक नहीं है, तो हम इसको नहीं रखेंगे। तो सी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत रखा जा सकता है? माता पिता की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालक की आर्थिक प्रगति में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, या बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक। तो बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत जो है रखा जा सकता है, तो किसको हम रखेंगे? ना तो इसमें इकोनॉमिकल प्रोग्रेस का कोई भी रोल नहीं होता है डियर, ना ही माता पिता की आर्थिक प्रगति के बारे में ये इम्पोर्टेंट हो सकता है चाइल्ड साइकोलॉजी, ना बालक की और ना ही शिक्षक की, बल्कि बच्चे के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है डी आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बच्चे के या बालक के विकास पर पड़ता है? परिवार, विद्यालय, समाज, या ये सभी? तो किसका प्रभाव जो है बच्चे के विकास पर पड़ेगा? तो तीनों का ही पड़ता है। परिवार में सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, उसके घर में माता पिता हैं, ठीक है, उनका इफ़ेक्ट उन पर पड़ेगा बच्चे पर, ठीक है। फिर वो विद्यालय में जाना शुरू कर देता है, ठीक है, उसमें उसके क्लासमेट्स होते हैं, या उसका जो आस पड़ोस है, उसका जो समाज है, उसका इम्पैक्ट एक बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ता है। तो ए बी सी यानी डी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन है चोरी करना, पढ़ने में अरुचि होना, खेलकूद में मन लगाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है, ठीक है डियर। तो देखिए, आपको पता है कोई भी व्यक्ति जो होता है वो जन्म से तो अपराधी नहीं होता है, उनकी सिचुएशन ऐसी होती है जो उनको ऐसा करने के लिए विविश कर देती है। कई बार तो बच्चों को ऐसा भी नहीं पता होता कि वो जो कर रहे हैं वो इलीगल है, ठीक है। तो ऐसे कार्यों को अपराधों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। लेकिन अब बाल अपराध की श्रेणी में वैसे कार्य आते हैं जो इलीगल, मतलब वो तो होते हैं, गैरकानूनी तो होते हैं, साथ में बच्चों द्वारा जानबूझकर किए जाते हैं, जैसे लड़ना झगड़ना, चोरी करना, माता पिता की बात ना मानना, झूठ बोलना, स्मोकिंग करना, एब्यूज़ करना, बुरी संगति में रहना, या हम कह सकते हैं आवारागर्दी करना, ठीक है, या एक कह देते हैं एक दूसरे को टीज़ करना, सताना। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, दीवारों पर गंदा गंदा लिख देते हैं, है ना, या कई बार स्कूल में आते हैं बच्चे, स्कूल से ही भाग जाते हैं, बंक कर लेते हैं, सिनेमा देखने जा रहे हैं। तो ये सभी बाल अपराध के ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो किसको हम बाल अपराध की श्रेणी में रखेंगे? मतलब चोरी करना को, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है सही हो जाता है हमारा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यवहार के अध्ययन की निम्नलिखित में से किस विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं होता? निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, या ये सभी? तो क्वेश्चन में पूछा है कि भाई बालक के व्यवहार के अध्ययन के जो मतलब विधि होती है व्यवहार के अध्ययन की, इनमें से किस विधि में वास्तविक व्यवहार मतलब जो रियल बिहेवियर है उसका निरीक्षण संभव नहीं होता है, ठीक है डियर। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा
प्रश्नावली विधि। ठीक है, प्रश्नावली विधि से जो है रियल बिहेवियर का निरीक्षण नहीं हो सकता। अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट उस पर करेंगे, तब तो रियल निकल कर आएगा, लेकिन प्रश्नावली विधि से रियल बिहेवियर का निरीक्षण संभव नहीं होता है। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किस व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है? ऑप्शन है साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, उपचारात्मक विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए डियर, ये जो विधि है ना व्यवहार में परिवर्तन के लिए, तो ये होती है उपचारात्मक। इस विधि का प्रयोग जो है जो प्रॉब्लमैटिक बच्चे होते हैं, समस्यात्मक बच्चे होते हैं, उनके व्यवहार संबंधी जो मूल कारण है, जो बेसिक रीजंस है, उसका पता लगाकर उनके लिए उचित मतलब एक हम कह सकते हैं उनके लिए एग्जैक्ट उपचार करने के लिए ये किया जाता है। उपचार के पहले जो है बच्चे के बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, उसके अध्ययन के बेस पर उसकी समस्याओं को क्लासिफाई किया जाता है और समस्याओं के साथ साथ इनके कारणों का पता लगाया जाता है, और जब कारणों का पता चल जाता है तो उसका उपचार करना जो है ईजी हो जाता है, उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, और इस विधि के बाद जो है बच्चों के उपचार के लिए आवश्यकता पड़ने पर बच्चों के वातावरण में भी जो है सुधार लाया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा सी आंसर, उपचारात्मक विधि। अगला क्वेश्चन है, और एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बालक के व्यवहार की निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है? व्यक्तिगत इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि या साक्षात्कार विधि? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो है व्यक्तिगत इतिहास विधि, केस स्टडी। इसमें ना बच्चों का इंडिविजुअली तरीके से उसके इकोनॉमिकल या हम कह सकते हैं उसके इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी की जाती है। बच्चे के व्यवहार से जुड़ी सभी बातों का अध्ययन उसके विद्यालय या उसके घर पर किया जाता है। ठीक है डियर, और इसके कार्य में बच्चे के जो माता पिता हैं, भाई या उसके जो टीचर्स हैं, उनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बेस पर कंक्लूजन तक पहुँचते हैं और उसकी जो भी समस्याएँ होती हैं देन उसका उपचार किया जाता है। और इसमें ना डियर केस स्टडी में हम इंक्लूड करते हैं उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, जन्म संबंधी इन्फॉर्मेशन, हेल्थ से रिलेटेड और उसकी फैमिली से रिलेटेड सोशल इकोनॉमिकल सिचुएशन, और को करिकुलम एक्टिविटीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाता है। और एक बच्चे की स्कूल में, परिवार में कैसी एडजस्टमेंट है, कक्षा में कैसा बिहेवियर है या प्ले ग्राउंड में कैसा बिहेवियर है, उसके जो पर्सनल गुण हैं हम कह सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। तो एक पूरी केस स्टडी तैयार की जाती है, उसके बाद जो है उस एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो बच्चे के व्यवहार के अध्ययन की इस विधि में हम बच्चे के माता पिता को इंक्लूड करते हैं, भाई बहन, उसके टीचर्स से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये विधि है व्यक्तिगत इतिहास विधि यानी केस स्टडी मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत इतिहास विधि के जरिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बालकों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है? पिछड़े बालक, अपराधी बालक, प्रतिभाशाली बालक या ये सभी? तो देखिए केस स्टडी में हम बच्चों का व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं। वो क्रिएटिव चिल्ड्रन भी है, बैकवर्ड चिल्ड्रन भी है, गिफ्टेड चिल्ड्रन भी है, और जो डियर हम कह सकते हैं ये अपराधी बच्चे जो होते हैं इसमें भी हम इसको इंक्लूड करते हैं, या इमोशनली और सोशली, फिजिकल या एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं सभी को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो तीनों ही टाइप के बच्चों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा डी आंसर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? उपचारात्मक विधि, समाजमिति विधि, प्रयोगात्मक विधि या साक्षात्कार विधि? तो सामाजिकता का परीक्षण जो है किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा समाजमिति विधि, या हम जिसको कहते हैं सोशियोमेट्रिक मेथड। ठीक है डियर, ये ऐसी विधि है जिसमें जो ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को
किस सीमा तक एक्सेप्ट या अनएक्सेप्ट करते हैं। इस बात को बेस बनाकर जो है, ठीक है डियर, उनका जो सोशल लेवल है या हम कह सकते हैं उनका इवैल्यूएशन किया जाता है कि कौन बच्चा कितना सोशली है, और मतलब एक ग्रुप में उसका क्या रोल है, और समूह के जो सदस्य हैं उससे वो कितना अधिक मेल जोल बढ़ाता है, उनके साथ काम करता है, खेलना कूदना, है ना, वो कितना पसंद करता है। तो इन बातों का पता लगाने के लिए जो है मनोविज्ञान में इस विधि को इंक्लूड किया गया है। ठीक है डियर। और डियर देखिए, समाज मिति विधि में किसी समाज मितीय परीक्षण का उपयोग किया जाता है। मतलब इस परीक्षण में, इस टेस्ट में ऐसे प्रश्नों का सहारा लिया जाता है जिनसे ये पता चले कि बच्चा जो है अपने क्लास और स्कूल के जो अन्य मेंबर हैं उनके साथ कितना घुला मिला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप ऐसे कक्षा के जो क्लासमेट्स हैं उनके नाम बताओ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। इस तरह से उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। अपने फेवरेट 3 टीचर्स के नाम बताओ, और तुम्हें, या हम कह सकते हैं तुम किसी अपनी कक्षा का मॉनिटर बनाना चाहते हो, तो इस तरह से उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डियर ये विधि है समाज मिति विधि। बी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? पारिवारिक, शारीरिक, सामाजिक या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए बाल अपराधी जो होते हैं ना, बाल अपराध के कारण पारिवारिक भी होते हैं, सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक। ठीक है, इन 5 कारणों से जो है बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। पारिवारिक की अगर हम बात करें डियर, मतलब ये हेरिडिटी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे टूटा परिवार है ना, उनका परिवार टूट जाता है, या उनके भाई बहन अपराधी होते हैं, या माता पिता जो है अनएजुकेटेड होते हैं, गंदा माहौल होता है, माता पिता भी अपराधी होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, भाई बहन भी गलत काम में होते हैं, आगे उनका प्रभाव भी बच्चों पर भी वैसा ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि परिवार का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सही रखो। ठीक है, और शारीरिक की अगर हम बात करें डियर इसमें, या मतलब किसी प्रकार का कोई अगर बच्चे में शारीरिक दोष होता है, मतलब अगर उसको चिढ़ाते हैं, है ना, हीन दृष्टि से अगर हम किसी बच्चे को देखते हैं तो वो भी अपराध की ओर जो है उन्मुख हो जाता है, वो अपराध करने लगता है। सामाजिक की अगर हम बात करें, अगर गंदा आस पड़ोस है, विद्यालय या समाज में बुरी सिचुएशन चल रही है, या गलत व्यक्तियों का साथ, है ना, गंदी मूवीज़ देखना, टेलीविज़न या फ़ोन्स पर पोर्न वीडियो देखना, या कुछ भी, मतलब ये ना सामाजिक कारण ही होते हैं जिस वजह से रेप वगैरह होते हैं। और कई बार ऐसे शोज़ आते हैं जो उनको चोरी की ओर धकेलते हैं। फिर वो क्या करते हैं बच्चे, उनका इफ़ेक्ट उन पर गलत पड़ता है, और फिर वो जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, और ये सब गंदे काम करते हैं। ठीक है, मारना पीटना वगैरह ये सब होते हैं, सोशल जो रीजंस होते हैं। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा A, B, C, यानी डी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए, बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो बच्चों का इंटरेस्ट विद्यालय में बना रहे तो रुचि बढ़ाने में हमें क्या करना चाहिए, विद्यालय का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बच्चे के अकॉर्डिंग रखना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं खुद को जो है पॉजिटिव उनको रिस्पॉन्स मिले, और सकारात्मक जो है उनको पॉजिटिविटी वाइब्स आए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ए आंसर, कि जो विद्यालय का वातावरण है वो बालकों के अनुकूल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? माता पिता की बात न मानना, गंदी भाषा का प्रयोग करना, आवारागर्दी करना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि मैंने कहा है, अपने माता पिता की बात न मानना, एब्यूज़ करना, है ना, गंदी गालियाँ देना, आवारागर्दी करना, ये सब बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? बच्चे को डांटना चाहिए, बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, बच्चे को पीटना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए माता पिता को अपने बच्चों को सुधारने में एक इम्पोर्टेंट जो है भूमिका होती है, उसके साथ जो है बच्चे के साथ सहानुभूतिपूर्ण पॉजिटिव बिहेव करना चाहिए, और
क्या होता है ना, कुछ माता पिता अपने बच्चों को ही जो है कोसते रहते हैं, तो माता पिता को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए, है ना। बच्चे के अनुकूल परिवार का वातावरण बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाल अपराधियों को सुधारने के लिए किसकी सहायता लेनी चाहिए? अपराधियों, मनोचिकित्सकों, शिक्षकों या ये सभी? तो देखिए, बाल अपराधियों को जो है सुधारने के लिए यहाँ पर जो है किसकी आवश्यकता लेनी चाहिए? तो ये लेनी चाहिए मनोचिकित्सकों की। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा सी आंसर। ठीक है, सी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बाल्यावस्था में निम्नलिखित में से किसमें बालक की रुचि होती है? अपने नाम में, अपने वस्त्र में, विद्यालय में या इन सभी में? तो देखिए, बाल्यावस्था में बच्चा जो है अपने नामों में भी इंटरेस्ट लेता है, मतलब इस अवस्था में बच्चों को ज्ञान हो जाता है कि किस वस्तु का क्या नाम है और व्यक्तियों का क्या नाम है। ठीक है, और कई बार डियर ये होता है ना, बच्चे अपने नाम को देखकर सुनकर जो है ज़्यादा खुश होते हैं जब दूसरे सामने वाले जो है उसके नाम का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो अपने नाम में तो बच्चा इंटरेस्ट लेता ही, अपने वस्त्र में, मतलब बाल्यावस्था में जो है बच्चों को ज़्यादातर चमकीले, एक भड़कीले टाइप के वस्त्र पहनना ज़्यादा पसंद होता है। और मतलब वो ना अपनी जो उसके ग्रुप में जो बच्चे होते हैं ना, उनके बीच में अपना जो है कि इम्पैक्ट स्थापित करना चाहता है ना। तो इस तरह के उनको ये समझ में आ जाता है कि किस अवसर पर किस तरह के वस्त्र पहनना चाहिए, और इसीलिए वो जो है डिफरेंट अवसरों पर जो है अपनी पर्सनैलिटी को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है नए वस्त्र जो है वो लेना चाहता है। ठीक है, तो अपने वस्त्र में भी वो बच्चे की रुचि होती है और विद्यालय में भी रुचि होती है। जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, विद्यालय में उसकी रुचि जो है बढ़ती रहती है, और आयु बढ़ने के साथ साथ विद्यालय में उसकी रुचि जो है एक चूज़ हो जाती है कि मतलब उसको रुचि जो है किस में है, तो चूजिंग हो जाती है। जैसे कुछ बच्चे पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, कुछ खेलकूद में, है ना। तो इस तरह से तो विद्यालय का जो वातावरण है, विद्यालय जाने वाले जो उसके साथी हैं, भाई बहन, अच्छे साथी या अच्छे शिक्षक जो हैं, वो बच्चों की विद्यालय में रुचि को जो है प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा डी आंसर इन सभी में। तो ये हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आज का जो क्विज़ का क्वेश्चन है, क्विज़ ऑफ द डे, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, आपको जिसका आंसर कमेंट में करना है। किस अवस्था में सीखने की गति जो है मंद हो जाती है? एट व्हाट स्टेज डज लर्निंग स्पीड स्लो डाउन? तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट में देना है। क्विज़ ऑफ द डे, ये आपका होमवर्क है जिसका आंसर आप कमेंट में करोगे, लिखना है क्विज़ आंसर। जो भी आपका आंसर होगा वो आप लिखो। सबसे पहले लिखना है क्विज़ आंसर, ऐसे नहीं पता चलता कि आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो या क्विज़ का आंसर कर रहे हो। तो क्विज़ का आंसर आपको बताना है, क्विज़ आंसर, देन आपका जो भी आंसर होगा वो आप लिखिएगा। ठीक है, फॉर एनी सजेशन आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8295024375। ओके, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको जो भी कुछ पूछना है पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।